हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही मस्त चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा अनसॉल्व पेपर भौतिक विज्ञान का सेट नंबर 6। ठीक ना। अगर आप लोग देखिए ये सेट नंबर 6 का आज यहाँ पर शुरुआत होगा। अगर आप लोग पीडीएफ नहीं लिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपको नंबर दिख रहा है 7460012763। ठीक ना। इसमें अगर आप लोग इस पर कांटेक्ट करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी सारी पीडीएफ। ठीक ना। केमिस्ट्री का 5 साल का हल है, फिजिक्स का आपका 3 साल का हल है और बायोलॉजी का आपका 1 साल का हल है 2024 का सभी से। ठीक ना। 23 का भी मिलेगा। ठीक है, जल्द ही उसको भी हम करने वाले हैं। और देखिए अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि आपका पेपर नज़दीक आ गया है और बिना अनसॉल्व हल किए कोई 90% नहीं ला सकता है। ठीक है, तो इससे आपका 60-70% तो बन जाएगा सिर्फ अनसॉल्व पेपर से, बाकी आप नोट्स से बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेट नंबर 6 है 2024 का 346FX जिसका कोड है। ठीक ना, 346FX है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन और आंसर दोनों पर। तो यहाँ पर देखिए हम आंसर भी लिख लिए, क्वेश्चन भी लिख लिए। यहाँ पर खंड अ प्रश्न नंबर 1 का क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंस मेकर सूत्र, जो लेंस मेकर सूत्र होता है 1/f इक्वल टू कोष्टक में n-1 कोष्टक में 1/r1 माइनस में 1/r2। ठीक है, ये कोष्टक में ये आपका फार्मूला होता है लेंस मेकर का। मैं इसमें कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होती है, तो इसमें ऑप्शन दिया है सदैव प्रथम और सदैव द्वितीय। और देखिए यहाँ पर तीसरा है कि प्रथम या द्वितीय कोई भी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो फोकस कौन सी फोकस दूरी इसमें आपका प्रयुक्त होती है, तो चलिए मैं आपको बताऊं। इसमें आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है, प्रथम या द्वितीय कोई भी यूज हो सकती है। ठीक ना, कोई भी यूज हो सकती है, लेकिन आपका जो सेट में दिया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका जो दिया है इसमें थोड़ा सा गलत रॉन्ग आंसर दिया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 का दूसरा दिया है। ठीक ना, दूसरा का मतलब सदैव द्वितीय, सदैव द्वितीय नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रथम और द्वितीय कोई भी फोकस दूरी आप यूज कर सकते हैं, F1 या F2। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 है ख, अरे दो नहीं है, प्रश्न नंबर 1 का ख है। क्वेश्चन है कि एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है। जो एन टाइप अर्धचालक होता है ना, उसकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है, तो वो एन टाइप का जो अर्धचालक होता है उसकी जो प्रकृति होती है उदासीन होती है। कैसी होती है? उदासीन। ये जो टिक मारे हम पहले से, ये पहले से टिक इसलिए मारे हैं कि हमको पीडीएफ बनाना रहता है, तो हम पहले पीडीएफ बना लेते हैं, उसके बाद ही वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ कई दिन पहले बनाए, इसको बना चुके हैं। और आप लोग देखिए ये सेट नंबर 6 है, हल हो रहा है। सेट नंबर 7 भी हल हो चुका है, वीडियो लेट पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर आपका ग, देखिए नाभिकीय अभिक्रिया, जो नाभिकीय अभिक्रिया यहाँ पर दी गई है 7n, यानी कि ये नाइट्रोजन है। ठीक है, 7 नाइट्रोजन, ये 15 ये परमाणु भार इसका 0n1। ठीक है, से क्या हो रहा है कि 6 कार्बन 14 और फास्फोरस में कह रहा है कि फास्फोरस में पी का क्या है, मतलब पी क्या है, तो ये क्या रहा है, फास्फोरस नहीं है, पी क्या है। ठीक ना, फास्फोरस नहीं है भाई, फास्फोरस नहीं है। ठीक है, पी क्या है ये पूछा है। ठीक है, तो पी क्या है वहां पर, मुझे लग रहा है पी क्या है। पी देखिए यहाँ पर हल किए हैं प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपका जो पी है, देखिए यहाँ पर कैसे हम हल किए हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 16-14 क्यों लिखे हैं आपको समझ में आ जाएगा। 16-14 बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कैसे आ रहा है, 16 में से जब 14 हम लोग घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसका भार और इसका भार जोड़ेंगे 16 होगा, और इसका जो भार दिया है 14 ही है, और इसका इस पर कोई भार नहीं, तो 16 में से 14 जाएगा, कितना भार बचेगा, 2 बचेगा। 2 बचा, और इसका परमाणु क्रमांक देखिए, परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है। यहाँ पर कोई परमाणु क्रमांक नहीं, यहाँ पर कोई परमाणु क्रमांक नहीं है, तो यहाँ पर 7 + 0 -6, इसका परमाणु क्रमांक है 6। ठीक है, तो 7 + 0 - 6 इसको करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, यानी कि परमाणु क्रमांक 1 आया और ये 2 आया। तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और जो हाइड्रोजन का कितने समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर जो आपका आ रहा है ड्यूटीरियम। ठीक ना, कौन आ रहा है, ड्यूटीरियम, जो दूसरे नंबर पर होता है, जिसका परमाणु भार 2 होता है, और ये जो परमाणु क्रमांक 1 है। ठीक है, ये हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और भार 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हुआ है, तो कौन सा होगा, ड्यूटेरियम होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग।
प्रश्न नंबर घ पर। तो देखिए घ क्वेश्चन है कराए 5 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में कुल तुल्य प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 है। यदि R1 इक्वल टू NR2 हो तो n का संभाव्य मान क्या होगा। संभाव्य मान इसका निकालना है, n इक्वल टू बताना है। ठीक है, तो 5 देखिए ऑप्शन तो आपको दिख रहा है, ऑप्शन 25 होगा। ठीक है, लेकिन कैसे होगा यहाँ पर देखिए, श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ते हैं किसी को तो कैसे जोड़ते हैं, R1 इक्वल टू R प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस, यानी कि 5 का है तो 5 डे यानी कि 5 R हो जाएगा। ठीक है, R प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, कितने कितने आ रहे हैं, R1 इक्वल टू कितना आ गया, 5 R आ गया। अब हम लोग समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो 1/R2, समांतर क्रम में कैसे होता है 1/R2, यानी कि ये जो अपान वाला को होता है ये समांतर क्रम होता है। ठीक है, तो 1/R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, यानी कि 5 है ये समांतर क्रम में। तो ये कितने हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5/R हो जाएगा। ठीक है, समांतर क्रम में हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग इसको R2 इक्वल टू निकालेंगे तो 1/R2 इक्वल टू 5/R आया, तो R2 ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा R2 इक्वल टू हो जाएगा R/5 हो जाएगा। यहाँ पर बात समझ में आई ना आपको, कैसे किए हैं, कैसे किए क्या, ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, ये एक नीचे आया है, एक दिख नहीं रहा है आपको, दिखेगा नहीं क्योंकि एक जो भाग होता है वो दिखता नहीं है, मतलब उसी तरह छिपा रहता है। और यहाँ पर हम अपने मन से एक लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा R2 इक्वल टू R/5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना। आगे चलते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर आगे दिया है कि R1 इक्वल टू, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया है ऊपर देखिए R1, यहाँ पर ऊपर देखिए R1 इक्वल टू NR2 दिया है, तो यहाँ पर वही फार्मूला यूज करेंगे। तो R1 का मान है आपका 5R, तो यहाँ पर लिखेंगे 5R इक्वल टू NR2 है, तो R2 का मान है 5 R/5। ठीक है, R/5, तो यहाँ पर n R/5 रखेंगे। तो यहाँ पर R से R कटेगा, क्या कटेगा R से R कटेगा, बराबर में जो होता है अगर सेम सेम है तो उसको हम लोग काट देते हैं, तो R से R कटा, अगर ये 5 ऊपर होता है तो 5 से 5 भी कट जाता है। ठीक है, लेकिन ये नीचे है तो यहाँ पर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर जाएगा 5 × 5 = 25 होगा, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। निम्नलिखित में वैद्युत फ्लक्स का मात्रक देखिए क्या होता है आपका, इसमें दिया है वोल्ट इंटू सेकेंड, वोल्ट इंटू मीटर, और यहाँ पर कूलाम इंटू सेकेंड, कूलाम इंटू मीटर दिया है। तो देखिए जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है E/A। ठीक है, E/A होता है, तो E का जो मान रखेंगे वो V/में यानी कि वोल्ट/में मीटर होता है। ठीक है ना, वोल्टता/में मीटर, और ए जो होता है ए का क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, मात्रक जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो 1 मीटर बचेगा, तो वोल्ट/में क्या वोल्ट इंटू मीटर आपका ये आ जाएगा, इसका मात्रक वैद्युत फ्लक्स का। ठीक ना, तो वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा आपका वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। बात समझ में आई ना। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 वाला है, कह रहा है कि यदि ओमीटर तथा मिली ओमीटर का प्रतिरोध क्रमशः X1 तथा X2 हो तो, बात समझिएगा यहाँ पर ओमीटर तथा मिलीमीटर कह रहा है, ओमीटर तथा मिली ओमीटर का प्रतिरोध क्रमशः X1 तथा X2 हो तो इसमें से कौन सही होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, यही बताना है। तो यहाँ पर देखिए आर इज लेस देन आर एम। ठीक ना, यानी कि आर जो है छोटा है किससे, आर एम से। ठीक है, तो आर इज लेस देन आर एम, अमीटर के प्रतिरोध से मिलीमीटर का प्रतिरोध बड़ा होता है। जो ये मिलीमीटर प्रतिरोध हो गया, ये अमीटर प्रतिरोध है, इसको देखिए अमीटर प्रतिरोध है तो आर ए से दर्शा दिए, और मिलीमीटर प्रतिरोध है तो आर एम से दर्शा दिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका बड़ा होगा आर ए, और ये इज ग्रेटर देन आर एम, तो यहाँ पर आ जाएगा आर X1 इज लेस देन X2। ठीक ना, इसको इधर के है तो लेस देन, इधर का रहता है ग्रेटर देन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए X1 इज लेस देन X2, तो ये किससे छोटा है, X2 से X1 छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर बात समझ में आई ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, खंड ब है। खंड ब आपका क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का क विद्युत शक्ति के SI तथा MKS मात्रक के बीच संबंध लिखिए। ठीक ना, विद्युत शक्ति जो होता है आपका, जो P से हम लोग दर्शाते हैं, अरे वाट जो होता है वाट, ठीक ना, W से दर्शाया जाता है उसको,
तो यहाँ पर करा एसआई तथा एम के एस मात्रक के बीच का संबंध बताना है। तो यहाँ पर डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाता है आपका पीटी। डब्ल्यू इक्वल टू फार्मूला होता है ना पीटी, पीटी होता है कि नहीं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं। तो डब्ल्यू इक्वल टू पीटी इक्वल टू पी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी इक्वल टू डब्ल्यू अपान टी, क्योंकि यहाँ पर जो टी है इधर जाएगा बटे में, तो पी इक्वल टू आ जाएगा डब्ल्यू अपान में टी। जब इसका मात्रक देंगे, डब्ल्यू का मात्रक जूल होता है, जो शक्ति होती है उसकी मात्रक कितना होता है, कितना होता है जूल होता है। तो टी का मात्रक होता है आपका सेकेंड, तो जूल अपान सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए पी का एसआई मात्रक क्या आ गया आपका जूल प्रति सेकेंड, या वाट भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपका पी है उसका एसआई मात्रक क्या आ गया है जूल प्रति सेकेंड, या फिर वाट भी कह सकते हैं इसको। आगे चलते हैं हम लोग यम के यस में, अगर हम लोग इसको देखे जाए यम के यस में, तो पी इक्वल टू होता है आपका एफ इंटू एस, या जो एस है ये विस्थापन है, ठीक है। एस क्या आपका विस्थापन है और अपान में टी, तो इसका जो आपका जो ये बल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। सेकंड का ये जो एस है, एस का मात्रक एम यानी कि मीटर है, ठीक ना। विस्थापन जो है इसका मात्रक मीटर होता है, जो दूरी का मात्रक होता है वही विस्थापन का मात्रक भी होगा, ठीक ना। तो न्यूटन इंटू मीटर अपान में सेकेंड हो गया। अब इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, या फिर आप इस फार्मूले से भी लिख सकते हैं। इस फार्मूले से एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है। एम एफ इक्वल टू क्या होता है, एक तो एफ इक्वल टू यम इंटू ए होता है। तो यहाँ पर जो एम है ये केजी है, केजी है, केजी एम बटे में ये ए जो है यम मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी आपका यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका मान अगर यहाँ से रखेंगे, यहाँ पर देखिए केजी यम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर मीटर, और ये टी का पूरा सेकेंड, तो सेकेंड से ये सेकेंड जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो सेकेंड क्यू हो जाएगा, ठीक ना। और ये केजी मीटर, ये मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मात्रक ये भी आपका बन जाएगा केजी किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड पर -3, ठीक ना। एम के एस मात्रक ये आपका आके तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 2 का ख है, धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों उत्पन्न होता है। तो देखिए जो धारावाही चालक होते हैं उनके देखिए धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय, कौन सा चुंबकीय, ठीक ना। धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, याद रखिएगा धारावाही चालक के चारों ओर, क्योंकि धारावाही चालक में इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं धारावाही चालक में गतिशील होते हैं, यानी कि जिसमें विद्युत धारा बह रही है उसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत तेजी से बहेंगे, यानी कि गतिशील होंगे उसमें, ठीक ना, बहते रहेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं तथा धनात्मक आयन स्थिर रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछा है कि धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों होता है। तो यहाँ पर देखिए धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि धारावाही चालक में इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं तथा धनात्मक आयन स्थिर होते हैं। जो धनात्मक आयन होते हैं उसमें पॉजिटिव जो प्रोटॉन कह सकते हैं वो सब क्या होते हैं स्थिर होते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 का ग। प्रश्न नंबर 2 का ग है, यदि एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट क्रमशः निर्वात की विद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता को प्रदर्शित करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 1/रूट में एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पर देखिए उत्तर है, यहाँ पर देखिए आपका C इक्वल टू होता है 1/में रूट में म्यू नाट और एप्सिलॉन नाट होता है, जहां पर आपका सी जो है प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करता है। तो ये आपका क्या प्रदर्शित करेगा, प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करेगा, यानी कि भौतिक राशि कौन सी जो आपकी प्रकाश की चाल है इसी को ये प्रदर्शित करता है, ठीक है। बात समझ में आई ना, बस इतना ही लिखना है। 1 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे 1 नंबर में, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना आता, 1 लाइन 2 लाइन लिख दिए बहुत हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 का घ। प्रश्न नंबर 2 का घ ये है कि प्रकाश किरण तथा तरंगाग्र में क्या संबंध होता है। बस छोटा सा क्वेश्चन 1 लाइन में लिख देंगे तब भी 1 नंबर मिलेगा, 4 लाइन लिखेंगे तब भी वही नंबर मिलेगा, ठीक है। नंबर तो नहीं बढ़ेगा, इसीलिए हम जितना है उतना ही लिख दिए। प्रकाश किरण तरंगाग्र के लंबवत होता है। जो आपका प्रकाश किरण होता है वो तरंगाग्र में क्या संबंध होता है, तो ये क्या होता है लंबवत होता है, ठीक ना। प्रकाश किरण तरंगाग्र के लंबवत होता है। बस 1 नंबर का क्वेश्चन 1 लाइन में हो गया, बात खत्म, ठीक है। ऐसा हजम। आगे चलते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 2 का अंगा है, ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए। ऊर्जा बैंड के लिए आप लोग सेट नंबर 5 346 FW का प्रश्न 3 का क देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं देखते हैं उसके, ठीक है।
देखिए यहाँ पर पूछा है ऊर्जा बैंड यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ठोसों में ऊर्जा बैंड को की व्याख्या कीजिए। पहला इसमें होता है संयोजकता बैंड, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है चालन बैंड। तो यहाँ पर पहले देखते हैं संयोजकता बैंड। यह संयोजी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का बैंड सॉरी, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का बैंड होता है जो पूर्णतः आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन से भरा होता है। यह बाह्य वैद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त नहीं करता है, अतः इसका धारा प्रवाह में योगदान नहीं होता है। जो आपका ये संयोजकता बैंड होता है ना, ये कैसा बैंड होता है? इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का बैंड होता है। कैसा? संयोजी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का बैंड होता है जो पूर्णतः आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन से भरा। आंशिक रूप से मतलब कुछ ना कुछ खाली होगा, ठीक है। आंशिक का मतलब क्या होगा? कुछ ना कुछ खाली होगा, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन से भरा होता है। यह बाह्य वैद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त नहीं करता। यह बाहरी वैद्युत क्षेत्र से क्या करता है? ऊर्जा प्राप्त नहीं करता है, और अतः इसका धारा प्रवाह में योगदान नहीं होता है। जो संयोजकता बैंड होता है इसका धारा प्रवाह में योगदान नहीं होता। उसके बाद चालन बैंड देख लीजिए। चालन बैंड, यह ऊर्जा बैंड पूर्णतः रिक्त है, ठीक ना। रिक्त या आंशिक रूप से भरा होता है। ये क्या होता है? पूरी तरीके से खाली होगा या फिर थोड़ा बहुत भरा रहेगा, ठीक ना। यह बाह्य विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त करता है। बाहरी विद्युत क्षेत्र से क्या करता है? ऊर्जा प्राप्त करता है, एनर्जी प्राप्त करता है, अतः धारा प्रवाह में योगदान करता है। यह धारा प्रवाह में, धारा को बहने में अपना योगदान देता है, ठीक ना। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए प्रश्न नंबर 2 का च है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? बस आपको बताना यार, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था। इतना इजी क्वेश्चन मैं अभी तक नहीं देखा था। तो यहाँ पर देखिए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, और इसका आंसर देखिए मैं लिखा हूँ, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने किया था। किसने किया था? हर्ट्ज ने किया था, ठीक ना। बस इतना लिखना, बस आपको ये याद रखना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? तो हर्ट्ज ने किया था। किसने किया था? हर्ट्ज। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने किया था। यहाँ पर देखिए सभी आप लोग ये नोट्स बना लीजिएगा। आज की वीडियो देखिए इतनी बड़ी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, और यहाँ पर स्क्रीनशॉट मार के पूरा ये प्रश्न नंबर 2 आज इसमें खत्म होगा। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 3 और 4 एक में लेकर आएंगे, फिर उसके बाद 5 लेकर आएंगे, 6 लेकर आएंगे, 7, 8, 9, 10 पूरा प्रश्न खत्म हो जाएगा इसमें का, ठीक है। कम से कम इसमें 3-4 पार्ट बनेगा वीडियो का, तब ये पार्ट लेसन खत्म होगा। तो आज के लिए मतलब यही था, क्योंकि आज कुछ नहीं यार, आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 तक आपका कंप्लीट हुआ, और यहाँ तक आप लोग लिखिए, पढ़िए और एंजॉय करिए। तब तक मैं दूसरा सेट इसको हल कर लेता हूँ, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।